वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और मेरे साथ राजीव मिश्रा। क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया में कह दूं आपको, क्रिकेट की हर वो चीज जो हमें नहीं मालूम होती वो हमें हमारा खजाना है राजीव भाई, उनसे हम पता करते हैं। तो देखिए, भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन, बांग्लादेश को हराया, उसके बाद पाकिस्तान को धूल चटा दी और सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का कर लिया। लेकिन सेमीफाइनल से पहले, यानी 4 तारीख को सेमीफाइनल खेला जाना है, उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण मैच खेलना है भारत को, जिससे कि 3 टीमों की किस्मत का फैसला होगा। मैं ठीक कह रहा हूं राजीव भाई? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और न्यूजीलैंड और भारत के बीच जो मैच है वो तय करेगा कि हम किस नंबर पे रहेंगे अपने पूल में, और उधर से जो टीम आएगी उससे हम किससे खेलना इसमें बड़ी चाहेंगे। इंटरेस्टिंग बात आप मुझसे कह रहे थे, जरा वो समझना चाहूंगा मैं। यानी अगर हम जीत जाते हैं, न्यूजीलैंड को बड़े अंतर से हराते हैं, तो उससे फायदा कैसे होता है? तो ये फायदा ये है कि जो ओपोनेंट पूल है, यानी कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, वहाँ की जो कम परफॉर्मेंस करने वाली टीम है, यानी थोड़ा सा जो कमज़ोर लग रही होगी, हालांकि वो बहुत तीनों टीमें बहुत स्ट्रांग है, बट वहाँ की जो नंबर 2 टीम है, अगर हम टॉप करते हैं पूल तो वहाँ की नंबर 2 टीम से खेलेंगे। अगर हम न्यूजीलैंड से हार जाते हैं तो हम नंबर 2 होंगे और उधर के नंबर 1 टीम से खेलेंगे। तो अभी तो भारत यही चाह रहा होगा कि वो पूल टॉप करे, क्योंकि एक ऐसी टीम है उस पूल में जिससे भारत खेलने से बचना चाहेगा, चाहे वो जितनी भी कमजोर टीम हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहते हैं उनको जीतना आता है, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मेन प्लेयर हैं या नहीं है। नॉकआउट मैच आएगा, उनका 100% आएगा। अब अभी देखिए ना, लीग मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन चेज किए, बिना पैट कमिंस, बिना जोश हेजलवुड, बिना मिचेल मार्श के, ये सारे जो बॉलर हैं, या मिचेल स्टार्क, इन सभी के बिना अगर आप 356 रन चेज कर रहे हैं, यानी कि एकदम ब्रांड न्यू टीम है ऑस्ट्रेलिया की, और वो इतनी डेंजरस लग रही है। तो भारत का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रणनीति होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक तो जीत का मोमेंटम भी बना के रखें, और प्लस आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलने से बचना है, तो फिर आपको टॉप पे रहना पड़ेगा। आपने देखिए ऑस्ट्रेलिया के 3-4 खिलाड़ी गिना दिए, मैं तो एक खिलाड़ी गिना रहा हूं। हमने भी बुमराह के बिना मैच जीत के दिखाया। हाँ, ये बात तो शानदार है। प्रदर्शन पाकिस्तान के साथ किया है। देखिए, शमी भी बीच में इंजर्ड हो गए थे, या बीच में ग्राउंड छोड़ दिया था उन्होंने, तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वापस वो आए, लेकिन जो बाकी हमारे जो गेंदबाज थे, एक कॉम्बो होता है ना टीम का, बैटिंग अच्छी होती है, बॉलिंग अच्छी होती है, फील्डिंग बेहतरीन होती है, तो एज अ होल जो टीम की परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है बुमराह की कमी तो खल रही है, वो कोई बात नहीं, लेकिन बावजूद उसके टीम का कैसा प्रदर्शन था? देखिए, बहुत शानदार। अभी मैं सभा भाई का मैंने इंटरव्यू किया, वो कमेंट्री कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और पंकज भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि 3 फैक्टर उन्होंने बताया: इकोनॉमी रेट, स्ट्राइक रेट और दुबई रेट। ये दुबई रेट जो है उस पर आगे बताऊंगा। इकोनॉमी रेट पे उन्होंने कहा कि मिडिल ओवर्स जो वनडे क्रिकेट में होते हैं, यानी 15 से 40 ओवर तक, वहाँ भारत के पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है, क्योंकि आमतौर पे जितनी भी टीमें वो स्पिन बॉलर्स के साथ जाती हैं, और जब स्पिनर्स के हाथ में बॉल होती है तो ज़्यादातर ओपोनेंट टीमें अपने रन रेट को एक्सेलरेट करती हैं, लेकिन भारत के वो स्पिनर्स हैं अक्षर पटेल, जडेजा और कुलदीप, जो रन रेट को कंटेन करते हैं। और इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले हैं भारत ने, तीनों स्पिनर ने 5 से नीचे का जो उनका इकोनॉमी रेट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी मारधाड़ वाली क्रिकेट में अगर आप 5 से नीचे का रन रेट है, आपका इकोनॉमी रेट है, तो फिर आप कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। दूसरा उन्होंने कहा स्ट्राइक रेट, हमारे टॉप जो 4 बैट्समैन है उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है। आप उससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ हमने 5 से ऊपर के औसत से रन बनाए और हमने बहुत आराम से मैच जीता। तीसरा, दुबई रेट की बात उन्होंने की। दुबई इसलिए कि हम सारे मैचेस दुबई में खेल रहे हैं, यानी कि बाकी की टीमों को ट्रैवल करके आना पड़ रहा है, हम होस्ट टीम बने हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसमें सभा भाई ने जिक्र किया। और साथ ही उनका ये कहना था, ग्राउंड को अच्छे से समझ चुके हैं, ग्राउंड को बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। और उनका ये भी कहना था कि इस वाइट बॉल क्रिकेट के साथ जो बेस्ट बॉलिंग अटैक अभी नजर आया उनका, वो पाकिस्तान में भी मैचेस देख रहे हैं, वो दुबई में भी देख रहे हैं, कह रहे हैं जितना अच्छा यूज इस वाइट बॉल का, क्योंकि दोनों एंड से अब क्या रूल बन गया, दोनों एंड से आपके अलग अलग बॉल्स होती हैं, यानी कि बॉल पुरानी कम होती है और उसकी हार्डनेस ज़्यादा बनी होती है। तो फिर ऐसे में आपको ऐसी क्वालिटी बॉलर चाहिए जो विकेट लेना जानते हो। अब चूंकि बार बार आप बॉल दिखा रहे हो, हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हो, तो मैं समझना चाहूंगा व्हाइट बॉल और रेड बॉल का अंतर। साइज में छोटी होती है ये बॉल? नहीं, साइज अच्छा होता है। साइज अच्छा होता है। ये आप देखिए, ये जो सीम है ये बेसिकली थोड़ी सी उबड़ी हुई होती है, और जब आप देखिए ना, जो फिंगर स्पिनर्स आते हैं तो उनको ग्रिप करने में बॉल बहुत ईजी होती है। देखिए, मैं जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर रहा हूँ, तो आप देखिए ये ग्रिप होती है, आपका गैप है बीच में, और जितना अच्छा आपका बॉल ग्रिप होगा उतना अच्छा आपको रिलीज होगा बॉल। ये बात लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए भी है, राइट आर्म स्पिनर हो या लेग स्पिनर का ग्रिप होता है जब आप बॉल को रिस्ट से रोल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिंगर स्पिनर खासतौर से इसलिए बहुत इफेक्टिव होते हैं, थोड़ा बहुत ड्यू फैक्टर है तब भी आप थोड़ा सा बच के निकल जाते हैं, और
अगर नया बॉल है तो उनका स्वब होता है बॉल, यानी कि जडेजा और अक्षर का अगर आप बॉल देखें तो हवा में बॉल अंदर आएगा देन वो टर्न करता है, तो ऐसी गेंदों को खेलना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से बहुत इफेक्टिव हैं रविंद्र जडेजा और अक्षर। देखिए राजीव, अब मैं आपसे बात करूंगा 2 तारीख को जो महत्वपूर्ण मैच न्यूजीलैंड से हम खेलने जा रहे हैं, क्यों महत्वपूर्ण है वो आपने बताया। 4 तारीख को सेमीफाइनल है, अभी पता चलेगा कि हम किसके साथ खेलेंगे। हम चाहेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई दूसरी टीम जो आएगी उसके साथ हमारा मुकाबला हो, तो इसलिए हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। लेकिन चूंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत की अब तक की परफॉर्मेंस कैसे रही है, जरा इस बारे में अगर आप हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको अगर समझाएं। 1998 वो साल था, बांग्लादेश में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित और सेमीफाइनल तक हम पहुंचे थे वहाँ पे। फिर दक्षिण अफ्रीका ने हमें सेमीफाइनल हरा दिया। फिर उसके बाद 2000 में हमने खेला नैरोबी में, जहाँ पे हमें युवराज सिंह जैसा क्रिकेटर मिला। ज़हीर खान उस टूर्नामेंट से हमें मिले और उस टूर्नामेंट में हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फिर हम हार गए वहाँ पे। तब मुझे याद है क्रिस क्रेंस ऑस्ट्रेलिया के, आपको भी याद होगा, बड़े हैंडसम से बड़े बाल के साथ एक ऑलराउंडर होते थे न्यूजीलैंड के, उनके फादर भी क्रिकेट खेले, लांस क्रेंस। उन्होंने बहुत ही तूफानी शतक लगाया फाइनल में और ट्रॉफी हाथ में आते आते हमारी निकल गई। फिर उसके बाद तो हम लगातार स्ट्रगल करते रहे। 2002 में हम फाइनल ज़रूर पहुंचे, बारिश हो गई वहाँ पे, तब वीरेंद्र सहवाग से हमने ओपन कराना शुरू किया। वो एकदम दिमाग में आपने फ्लैशबैक जैसा घूम गया सारी चीज़ें। सौरभ ने, वो टूर्नामेंट था जब वीरेंद्र सहवाग ने ओडीआई क्रिकेट में ओपन करना शुरू किया, उसमें हम फाइनल पहुंचे, लेकिन वो बारिश हुई तो उसमें अर्जुन रणतुंगा और सौरभ गांगुली ने ट्रॉफी शेयर की। फिर वो एक लंबा गैप आया 2000 के बाद, 2002 के बाद से अगर आप देखें 2013 में जाके हम फिर फाइनल पहुंचे हैं। बीच में एक बड़ा लीन पैच था जब हम दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में, या इवन अपने देश में भी 2006 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन 2013 और 2013 में हमने ट्रॉफी जीती, 2017 में हम पाकिस्तान से हार गए। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा 5 बार, लेकिन अच्छी बात है कि हमने 5 बार क्वालिफाई किया, जिसमें 2 बार हमने, एक बार हम जॉइंट विनर थे, एक बार हम विनर रहे और एक बार हम फाइनल हारे हैं। तो 3 फाइनल हम खेले हैं और 5 बार हमने ऑलरेडी क्वालिफाई किया, ये छठा है। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं, जैसा पंकज भाई ने भी कहा, कि टीम बहुत जोश में है और जोश में थोड़ा सा होश रखेंगे और जिस तरह दुबई में हम खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीम जो है रोक पाएगी। अच्छा राजीव भाई, ये बताइए जरा, जिस तरह का आगाज हमने किया है, बांग्लादेश को हराया, फिर पाकिस्तान को धूल चटा दी, वो मोमेंटम बना हुआ और हम चाहेंगे कि हम जीतते चले जाएं, लेकिन वो टोटके क्रिकेट में बड़े मशहूर हैं। महेंद्र अमरनाथ, मुझे अभी तक याद है, वो लाल रुमाल बैक पॉकेट में रखा करते थे। वो जाहिर बात है शायद उनके काम आता होगा, इसलिए वो ऐसा करते थे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स और भी होंगे, उस पर आप रोशनी डालेंगे। तो क्या ये कितना जरूरी कि हम वो जो मोमेंटम बना हुआ लगातार जीतते चले जाएं, या न्यूजीलैंड यहाँ अगर शिकस्त देता है तो अगर फाइनल में वापस न्यूजीलैंड से भिड़ंत होती है तो आपको क्या लगता है? हालांकि हम तो नहीं चाहेंगे हम हारे। देखिए, जीतने के लिए तो खेलेंगे हम, ये तो श्योर है कि वो न्यूजीलैंड से तो वैसे भी हम अभी रिसेंटली आपको याद होगा टेस्ट सीरीज 3-0 से हार गए थे और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कहा जाए भारतीय टीम को उन्होंने इतना बेइज्जत किया, क्योंकि पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि हमारे देश में आके कोई हमारे अगेंस्ट क्लीन स्वीप कर जाए। लेकिन उनके जो स्पिनर्स थे, एजाज पटेल थे, मिस सैटनर, और इन दोनों के सामने हमारी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली। उनके रचिन रविंद्रा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। तो ओवरऑल भारत के जहन में होगा कि भले ही फॉर्मेट अलग है लेकिन वो हमें हरा के गए। तो पहला तो लक्ष्य यही होगा कि उनको हराया जाए कैसे भी करके, और हरा के हम पूल टॉप करें ताकि हम ऑस्ट्रेलिया से ना खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पूल टॉप कर सकता है उधर से। इधर से देखिए, दक्षिण अफ्रीका आए, वो चोकर्स हैं, अब हम सबको पता है। इंग्लैंड को हमने रिसेंटली अभी 3-0 से हराया है, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो मुझे लग रहा है भारत के साथ जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी मुझे लग रही है कि हर हाल में वो चाहेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतें। और देखिए, 2023 में हम एक भी मैच नहीं हारे थे लीग में, फाइनल में जाके हार गए। वो थोड़ा सा विकेट की दोष कहें या रोहित ने जो गलत डिसीजन लिया उसका था। लेकिन अब जो टीम है वो बहुत फूक फूक के कदम रख रही है, ऑल बॉक्सेस टिक कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि 2 तारीख भी जीतेंगे, 4 भी जीतेंगे और 9 भी जीतेंगे। चलिए, बिल्कुल भारत के जो तमाम दर्शक हैं जो पसंद करते हैं क्रिकेट को, क्रिकेट तो एक रिलीजन की तरह हिंदुस्तान में, तो वो सब चाहेंगे कि वो जो मोमेंटम है बना रहे और हम कप जो है वो अपने हाथ में लेकर आए और अपने देश वापस लौटे दुबई से। अब जरा ये समझना चाहेंगे, जो हमारी टीम है एज ए यूनिट बेहतरीन प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी राजीव भाई कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे फ्रंट 4 ओपनर्स जो हैं हमारे, मतलब जो पहले 4 बल्लेबाज हैं, उसमें रोहित शर्मा है, उसमें शुभमन गिल है, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर तक, ये 4 जो हैं, इनमें से कोई भी एक चलता है तो फिर वो डाउन द लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। तो ये बहुत अच्छा खेल है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको लगता है? देखिए, ये सबसे कड़क सवाल है अब तक का, क्योंकि टॉप 4 बैट्समैन आपके जो 50 ओवर की क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि साझेदारी, आपकी पार्टनरशिप आप कैसे डेवलप करते हैं। और दोनों मैचेस हमने इसीलिए इजीली जीते कि पार्टनरशिप हुई। वो चाहे आप बांग्लादेश के अगेंस्ट देख लें, जो स्टार्ट रोहित और शुभमन ने दिया, भले वो 40-50 रन का स्टार्ट है, बट वो बेस दे के जा रहे हैं, जहाँ से विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, या खुद
शुभमन गिल की बात कर लें, वो उसको कैश ऑन करते हैं। और एक बैट्समैन को मुझे लग रहा है एक शीट एंकर का रोल दिया गया है कि आप खड़े होकर खेलें, बाकी बैट्समैन जो हैं वो आपके इर्द गिर्द बैटिंग करेंगे। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें पहले मैच में शुभमन ने अपने गेयर को बदला, वो लास्ट तक मैच को ले गए। सेकंड मैच में आप देखिए तो विराट कोहली मैच को लास्ट तक ले गए। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस, और जो टॉप 4 का फॉर्म है वो इतना इंपॉर्टेंट। आप किसी भी टीम को देख लें, जो इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका, इवन ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच में रन चेस किया लेकिन उनके लोअर ऑर्डर ने आके रन बनाया, टॉप 4 ने रन नहीं बनाया था उसमें। तो जब आपका टॉप 4 रन बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नीचे वाला बहुत स्ट्रांग नजर आने लगता है। और भारत के साथ अच्छा क्या है कि नंबर 6, 7, 8 पे आप देखिए जडेजा नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी लगा चुकी है। टेस्ट मैचेस में उनका एवरेज शानदार है और कमाल के बैट्समैन है। वो तो फील्डिंग से भी रन बनाते हैं। फील्डिंग से भी रन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो 15-20 रन हमेशा आपको दे के जाते हैं, और बॉलिंग कमाल कर ही रहे हैं। आप उनका इकोनॉमी रेट मैं भी देख रहा था, 4.84 का इकोनॉमी रेट है पिछले 2 मैचेस में, जो एक स्पिनर के लिए बहुत कमाल है। क्योंकि आज के डेट में जहाँ लट्ठमार क्रिकेट होती है, आप देख रहे हैं 350 रन बनते हैं और रन चेज हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारा स्पिनर जो आपने कहा जैसा कि टॉप ऑर्डर जिस तरह से खेल रहा है, न्यूजीलैंड को भी उतनी ही चिंता होगी जितना हम न्यूजीलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड भी देख रहा होगा कि यार दुबई में जाकर खेलना है, भारत से खेलना है, और कोई ऐसा लूप होल अभी नजर नहीं आ रहा जहाँ पे जाके वो अटैक कर सके भारत पे। तो भारत तो बहुत कंप्लीट क्रिकेट खेल रहा है। न्यूजीलैंड के साथ थोड़ी बहुत परेशानी मुझे लग रहा है जो कैश ऑन करेंगे। एक देखिए, हालांकि हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हम तो चाहेंगे हर जो मैच पाकिस्तान से होता है वो लगता है कि हम उनको, वो फाइनली होता है हमारे लिए। हमने शानदार तरीके से शिकस्त दिया उनको। लेकिन चूंकि क्रिकेट है, अगर अच्छा खिलाड़ी है, जिस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है बाबर आजम का, तमाम खिलाड़ियों का, विराट कोहली ने भी वो सहा। लेकिन विराट कोहली जब जब पाकिस्तान से मुकाबला होता है वो अपने आप को प्रूव करते हैं कि जो महान खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही महान नहीं होते। उनकी कंसिस्टेंसी है, इतना लंबा उन्होंने क्रिकेट खेला है और भारत को इतनी जिताऊ पारियां उन्होंने दी हैं। तो कभी खिलाड़ी का ऊंच नीच जो जीवन में वो चलता रहता है, हर खिलाड़ी के साथ होता है। बाबर आजम का जिस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है अभी, और जबरदस्त बैशिंग हो रही है उनकी, क्या लगता है आपको खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल होता है वापस से उस फॉर्म को वापस लाना? विराट कोहली ने तो अपने गेम से प्रूव किया हर बार। देखिए ये पहले हिंदुस्तान में भी होता था, याद होगा आपको, जब पहले हम कोई बड़ा टूर्नामेंट हारते थे तो फ्लाइट का आना बड़ा मुश्किल हो जाता था, खिलाड़ी रात में जाते थे। आपको तो कई बार अपना बता और चुके हैं, आपको तो मजाक याद है चेतुपा हम लोग कहानी बताते हैं कि जब वो छक्का पड़ा तो रात में रेड लाइट पे रोक के गाड़ी पूछते थे कि भैया वो लास्ट बॉल में छक्का क्या। तो देखिए हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही जैसा है, वो तो हमारी सोच भी वैसी है। पाकिस्तान अभी अगला मैच में अच्छा करेगा, कोई 200 मारेगा तो हो सकता है मैं भी भूल जाए कि यार हिंदुस्तान ने मैं हराया था, क्योंकि एक मैच उनका बांग्लादेश से बचा हुआ है अभी। लेकिन ओवरऑल देखिए खेलना तो वो भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट ना बहुत नीचे चला गया। आज इमरान खान ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जल्दी सब कुछ ठीक नहीं हो तो पाकिस्तान क्रिकेट मर जाएगी। तो अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन आपका दे रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके यहाँ गड़बड़ है, वो स्ट्रक्चर में है, सिलेक्शन में गड़बड़ है। क्योंकि सिलेक्शन देखिए बहुत बड़ा मसला था। ने तो एक प्रोग्राम में कह दिया मैं बात ही नहीं करना चाहता हाँ, तो क्यों करेंगे? क्योंकि जो सिलेक्शन एक बड़ा मसला, अच्छे खिलाड़ियों को अगर आप लेके नहीं आएंगे, घिसे घिसे प्लेयर्स जो यू राजीव, बिकॉज यू हैव कवर्ड क्रिकेट सो मच, आप पूरी दुनिया में घूमे क्रिकेट कवर करते हुए, तो आपसे बेहतर कौन बता पाता है द काइंड ऑफ क्रिकेट वेस्ट इंडीज इज प्लेइंग एंड द काइंड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान इज प्लेइंग। दुख होता है आपको एज अ टीम, एज अ यूनिट? बहुत ज्यादा, स्पेशली वेस्ट इंडीज को लेके। वेस्ट इंडीज क्रिकेट तो एक कहते हैं ना ब्रांड बन गया था ओडीआई क्रिकेट का। मतलब आप देखिए ना 79, फिर उसके बाद उन्होंने 75, 79 जीता उन्होंने वर्ल्ड कप बैक टू बैक। फिर 83 में भारत आया और उसके बाद से वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की भी सेम वही कहानी जो पाकिस्तान में। वो अपने जो पहले के जो फेसेस थे बड़े, उसके बाद उन्होंने नीचे तैयार नहीं किए क्रिकेटर्स। फिर वो बीच में T20 लीग्स आई जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड ने अपने परमिशन दिया। जो करंट प्लेयर्स थे वो जाके बिग बैश खेल रहे थे, वो जाके दुबई में लीग खेल रहे, लेकिन देश के लिए खेलने से मना कर रहे थे। और ये इसीलिए शायद भारत ने जो स्टेप उठाया कि वो किसी भी लीग में भारत का करंट प्लेयर जाके नहीं खेल सकता है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है कि हम पहले आप देश के लिए खेलें, उसके बाद जाके आप अलग अलग लीग्स में खेलें। पाकिस्तान की भी यही परेशानी है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, उन्होंने अपने सारे खिलाड़ियों को दे रखा है, कोई बिग बैश खेल रहा है, कोई दुबई में लीग्स खेल रहा है। और जब आप अपना 100% नहीं दे पा रहे, जब आप लीग्स में इतना कंट्रीब्यूशन दे देंगे, बॉडी आपकी मशीन नहीं है। सो चूंकि आप पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का जिक्र कर रहे हो, शाहीन अफरीदी की मैं अगर बात करूं, वसीम अकरम ने शायद उनके लिए कहा है कि सिर्फ स्विंग करनी आती है, स्पीड से बॉल फेंकनी आती है, बॉल बाहर कैसे जाए, जिसके माहिर थे। अगर हम अकरम की बात करें, शोएब अख्तर की बात करें, ये सही बोल रहे हैं कि एक आतंक होता था पाकिस्तान की बॉलिंग का भी, कि वो मैच जीतते थे बॉलिंग की वजह से। और ये पंकज भाई बहुत बड़ा फैक्ट है। देखिए अगर आप सीम बॉलर हैं तो आपका सीम पोजीशन ऐसे रहता है, और जितने भी आप वर्ल्ड के आज के दौर के बॉलर्स देखें उनको वेरिएशन आ गया। वो कभी क्रॉस सीम पकड़ लेंगे, नहीं तो आप बोला कि सिर्फ यॉर्कर और स्विंग। देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी का अगर आप एक्शन देखें, जब भी उनका हाथ ऐसे जाएगा ना तो यही दिखता है उनका।
जबकि आप उसको चाहें तो क्रॉस सीम पकड़ सकते हैं। क्रॉस सीम में क्या है, बॉल कभी ये पार्ट आपका पिच करेगा, शाइनिंग पार्ट होता है, और कभी ये पार्ट पिच करेगा, यानी कि आप ऑलरेडी आप वेरिएशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो उसके लिए आपको हाथ में अपने कंट्रोल चाहिए, जो आप नहीं करते हैं। और वसीम भाई ने बिल्कुल ठीक है, मास्टर थे वो तो कभी कभी स्पिनर के ग्रिप से बॉल डाल देते थे। तो आपको वेरिएशन आना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइव आप तभी करेंगे जब हर टूर्नामेंट के लिए, हर सीरीज के लिए आप कुछ ना कुछ अपने, कहते हैं ना, तरकश में तीर जोड़ते जाएंगे। सेम उसी तरह की गेंदबाजी, मतलब इतने प्रेडिक्टेबल है समय हैरिस रऊफ, नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, कि आप अगर बैट्समैन है पंकज भाई, आप उनको 2 मैच में खेलेंगे, तीसरे मैच में आपको पता होगा कि दूसरी गेंद ये डालेंगे, ये बात भी उन्होंने बोली है, चौथी गेंद ये डालेंगे, कि छठी आप ये डालेंगे। बैट्समैन को, दुनिया के बैट्समैन को पता है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करते हैं, यानी वो उसके हिसाब से तैयारी करके आते हैं। बिल्कुल। हैरिस रऊफ का तो मैं अभी आपको बता दूं, हैरिस रऊफ अगर आ जाए बॉलिंग में, पहली बॉल वहां पर फेंकने वाले हैं शॉर्ट पिच, फिर उनकी तीसरी बॉल वही होगी। उनका जो वो आगे गेंद डाल ही नहीं सकते, कि उनका एक्शन ही ऐसा है। अब आप, लेकिन क्योंकि आपको उनको खिलाना है, पता नहीं क्यों खिलाना है, मुझे नहीं पता है क्यों उनको इतनी मैंडेटरी कि आपको हैरिस रऊफ को हर टूर्नामेंट में, हर फॉर्मेट में खिलाना है, ये समझ से परे है। और पता हैरिस रऊफ को आप भी देख रहे हैं, छक्का पड़ा दो, हमारे यहाँ होता तो एक बार स्क्रूटनी होती, फिर वो पाकिस्तान टीम में, फिर वो पाकिस्तान टीम में। चेंजेस बहुत जरूरी है, आप नए फेसेस नहीं लाएंगे। हमारे यहाँ भी तो देखिए नए फेसेस आ रहे हैं। और एक स्पिनर है, वो एक विकेट लिया, उन्होंने क्या एटीट्यूड दिखाया, उन्होंने वो तस्वीर पूरी वायरल हो गई पूरी दुनिया में। देखिए, मैं कल भी किसी से चैट में कह रहा था कि आपको 60 गेंदें मिलती है कोटे में, 10 ओवर डालने हैं आपको। 10 ओवर यानी 60 गेंदे में एक अच्छी बॉल डाल के अगर आप इतने इशारे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तो चाहेगा कम से कम 6 ऐसे इशारे आप करते हैं 60 गेंदों में, कम से कम परसेंटेज तो बढ़ाएं अपनी अच्छी गेंदों का। एक अच्छी गेंद फेंक के अगर आप इशारा कर रहे हैं तो फिर इशारे का जवाब भी मिला है बाद में। और वो कहते हैं ना, एक शेर है कि निहत शाखपुर मेवा सरबर जमी, जो फलदार पेड़ होता है हमेशा झुका रहता है, वो exactly। उसकी खासियत होती है। अब जरा अपनी बॉलिंग यूनिट में आ जाए, क्या आपको लगता है कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर दी विराट कोहली ने और वो शानदार जीत हमें हासिल मिली? एज ए यूनिट बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो हमें बुमराह की कमी खली, उस फॉर्म में शमी नहीं है जिस फॉर्म में वो होने चाहिए, आपको लगता है? और जितना स्कोर में रोक लेना चाहिए था पाकिस्तान को, उतने में नहीं रोक पाए, या आपको लगता है एज ए यूनिट जो पूरी बॉलिंग हमारी प्लेयर्स हैं उन्होंने सही काम किया? देखिए पंकज भाई, मुझे तो अभी क्या लग रहा है कि अभी हमारी बॉलिंग का टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ही कमजोर ओपोनेंट था, बहुत ही कमजोर डरपोक पाकिस्तान टीम थी। उससे पहले बांग्लादेश थी, जिसकी बैटिंग आप देख लीजिए, 40 में हमने 5 कर दिया था। वो तो एक पार्टनरशिप बीच में अच्छी हुई। ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इवन न्यूजीलैंड आपको बताएगी कि आपको बुमराह की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि देखिए एक रोल सबसे अच्छा किसी ने निभाया जिसमें कोई बहुत ज्यादा बात तो नहीं फर्क भी समझा दीजिए ना बुमराह और बाकी बॉलर्स में। नहीं, बुमराह देखिए, बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उनके पास बहुत वेरिएशन। जो बात वसीम भाई कहते हैं कि कह रहे, वकार ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में मैं एक ही खिलाड़ी को देखना चाहता था जो नहीं है, वो है जसप्रीत बुमराह। इतना बड़ा गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए ऐसी बात कह रहा है, तो फिर उनके पास वो सब कुछ है जो एक फास्ट बॉलर को चाहिए। वेरिएशन भी है, यॉर्कर भी है, बाउंसर्स भी मारते हैं, और एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट कि एक टप्पा उनका सेट है, ना आपको आगे खेलने देंगे ना पीछे आने देंगे, तो वो बहुत बड़े बॉलर है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, मतलब इसमें पंकज भाई ये है, हार्दिक पांड्या ने जो रोल निभाया अपना, उसके बारे में कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट किसी प्लेटफॉर्म पे चर्चा नहीं कर रहे लोग, क्योंकि अगर आप देखें उनका क्या किरदार था और क्या निभाया उन्होंने। उनको किरदार दिया गया था, आप थर्ड सीमर के तौर पर 3-4 ओवर डालेंगे, बाकी स्पिनर आएंगे। लेकिन शमी जब इंजर्ड हुए, 7 ओवर लगातार उन्होंने डाला है, क्योंकि आपका मेन फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गया। और क्या कमाल की गेंदबाजी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की, और बाबर आजम जैसा विकेट भी उन्होंने निकाला। उसके बाद शाहुद शकील जो सेट हो गए थे, सेकंड स्पेल में आके उनको भी आउट किया। तो मुझे लग रहा है हार्दिक पांड्या ने जो रोल निभाया है, वो कहते हैं ना अनसंग हीरो रहे। हम बैटिंग शुभमन के लिए बात कर रहे हैं, हाँ कंसिस्टेंट भी है वो, उन्होंने बहुत, पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड है। मुझे लग रहा है उसमें चर्चा ही नहीं कोई करता कि पाकिस्तान के खिलाफ तीनों फॉर्मेट मिला के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है वो। T20 और विराट कोहली का भी रिकॉर्ड, यही विराट कोहली, मतलब हमारे लिए तो गेंदबाजी के विराट कोहली है बेसिकली हार्दिक पांड्या। तो हमेशा देखिए बॉलिंग के बारे में तो कहते हैं ना कि बॉलर्स को उतना क्रेडिट नहीं मिलता, बट हम अपने प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं कि हार्दिक पांड्या की फैक्टर है आने वाले जो बचे हुए मैचेस हैं, वो मेरे लिए नंबर 1 की कुलदीप यादव उस पे भी पूरी तरह से, उन पे भी कुलदीप बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए उनको समझ पाना, देखो मैं बात कर रहा था ना, जब आप लेफ्ट आर्म चाइना में डालते हैं ना, तो वो आपको पकड़ भी नहीं आता, क्योंकि ना एक तो एक्शन ऐसा, और वो जब यहाँ से निकलती है बॉल तो वो जो गूगलीज डालते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है। तो वो किसी भी जो जिसने नहीं खेला उनको 1-2 बार वो बहुत दिक्कत में डालते हैं। और राजीव भाई देखिए, कैप्टन जब आके टॉस के बाद ये बोलता है कि वी आर प्लेइंग विद द सेम टीम, वो बहुत खूबसूरत बात होती है मेरे समझ से। एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि वैसी ही टीम ये बहुत अच्छी बात पकड़ी आपने, क्योंकि ये लाइन बोलने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, ये आई एम प्लेइंग विद द सेम टीम। मतलब उनको अपने जो प्लेइंग 11 खिला रहे हैं उस पर भरोसा है, खुद के डिसीजन पे भरोसा है, और सामने ओपोनेंट टीम पर वो टीम जो है बड़ा इंपैक्ट छोड़ चुकी है ऑलरेडी, इसका भी एक बड़ा होता है। क्योंकि आप एक भी खिलाड़ी हटाएंगे तो सामने वालों को एक मौका दे रहे हैं कि इस टीम में एक डाउट है, जिसको उस डाउट को हमें कैश ऑन करना है।
तो अभी तक तो भारत ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो मुझे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वही लाइन सुनाई पड़ रही है जो आपने अभी बोला है। और रोहित शर्मा चूंकि कप्तान हैं और वैसे तो देखिए थिंक टैंक्स तो बहुत सारे हैं टीम में, गौतम गंभीर का भी रोल रहता है, विराट कोहली को भी हमने देखा सजेशन, वो बहुत खूबसूरत बात लगी। देखिए मैच में जब वो एक 6 मारकर जीतना था तो इशारा कर रहे थे इशारा रोहित कर शर्मा। रहा था जी। देखिए ये सीन जो है ना, जब कहते हैं अनबन होती है खिलाड़ियों के बीच में, थोड़ी टेंशन रहती है कोहली और रोहित शर्मा के बीच में, तो बहुत खूबसूरत वो तस्वीर होती है जब वो कह रहे हैं हाँ मैं कर रहा हूँ जीत जाऊंगा, मैं विनिंग शॉट लगाऊंगा, और वो विनिंग शॉट उन्होंने लगाया और हमने शानदार तरीके से जीता। तो वो आपको लगता है रोहित शर्मा को जिस तरह का उनका बल्लेबाजी है, कहीं थोड़ी बहुत अभी वो उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, वो देखने को मिलेगी नहीं न्यूजीलैंड के पंकज भाई, वो उनको एक रोल दे दिया गया है कि आपको 10 ओवर जाके कैश ऑन करना है। जैसे T20 में होता है पहले 6 ओवर में आपको जाके ऑल आउट अटैक करना है, वो 10 ओवर में ओडीआई क्रिकेट में है कि उनको एक रोल है और वो रोल उन्होंने खुद ही लिया हुआ है। आप 2023 में सारे स्टार्ट देख लीजिए, क्या बैटिंग करी उन्होंने, 40 रन, फिर भले ही आउट हो जाए कोई बात भले नहीं। कोई बात नहीं, बट वो ऐसा बेस देके जा रहे हैं आपको, 7 रन 8 रन का रन रेट देके जा रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत स्लो डाउन भी होते हैं मिडिल ओवर्स में तो उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो रोहित शर्मा कमाल का रोल अपना निभा रहे हो, बहुत शानदार लीडर है। हम सबने देखा है 2024 वर्ल्ड कप 5 बार 4 बार उन्होंने आईपीएल जिता रखा है, तो लीडरशिप क्वालिटी है उनके पास, और वो कहते हैं ना आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी टीम को, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। वो जो घेरा बनाते हैं प्लेयर्स, उसको क्या कहते हैं आप? हडल हडल। तो उस हडल में मैंने देखा विराट कोहली सबसे ज्यादा बोल रहे थे, तो यानी रोहित पूरा मौका देते हैं कि विराट कोहली की जो सजेशंस है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उनको भी है, कप्तानी भी कर चुके हैं, तो वो छूट है, विराट कोहली भी अपनी सजेशन देते हैं पूरा। देखिए हर आदमी का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग। अब रोहित शर्मा का कम्युनिकेशन जो आप सबने स्टम्प माइक पे सुना है वो हम लोग बोल नहीं सकते हैं, तो वो अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। विराट देखिए वो उनके अंदर का जोश जो है वो बाकियों में भी जोश जगाता है, वो एक्स फैक्टर जो विराट के पास है वो दूसरी खिलाड़ियों में बांटना चाहता है। इसीलिए ज़्यादातर आप देखें विराट या तो दे रहे होते हैं या जसप्रीत बुमराह होते हैं, ये सारे लोग जो हैडल में बात करते हैं। इसका मेन रीज़न यही कि वो बोलने का तरीका, वो कम्युनिकेट करने का तरीका शायद रोहित शर्मा से बेहतर है, बट रोहित का जो कम्युनिकेशन है मैदान के अंदर जिस तरह मार्शल करते हैं अपने रिसोर्सेज को, वो बहुत कमाल है। बस इससे पहले कि हम इसको खत्म करें इस चर्चा को, क्योंकि चर्चा तो हम आपसे दिन भर कर सकते हैं, जरा विराट कोहली पर वापस आते हैं। वो जो पहला रन लेते हैं, वो दूसरा बने ना बने, वो जो तमाम यंगस्टर्स हैं इस उम्र में जो पहला रन दौड़ते हैं, उसकी ज़रा तस्वीर बताइए। वो एक स्ट्रैटेजी उनकी हमने हमेशा से देखी है, और जो स्टैमिना और जो उनकी फुर्ती है, और वो जो पहला तेजी से रन लेने की जो उनकी कला है। और उससे पहले पंकज भाई जब वो आते हैं ड्रेसिंग रूम से, आप देखिए तो शेर आता है जैसा भागता हुआ एकदम कॉलर सामने, और वो कॉन्फिडेंस, भले वो 0 पे आउट है लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि वो दिखाते हैं ना उनसे बड़ा फिर उस मैदान पे कोई नहीं है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सिग्नल देते हैं पहला रन भाग के, इतनी तेज वो भागते हैं, और दूसरे रन के लिए वो तैयार रहते हैं कि यार मैं ही स्ट्राइक लेना चाहता हूँ, मैं ही सारे रन बनाऊंगा। तो ये जब इस तरह का सिग्नल आप किसी बॉलर को देते हैं ना, वो भी घबराता है कि यार ये तो बंदा आया है, आता ही है तो हम पे चढ़ने की तैयारी में। तो ये सिग्नल विराट बहुत सालों से दे रहा है, और ये बहुत अच्छी आपने बात पकड़ी है कि वो जो इंटेंट है वो इंटेंट दिखाते हैं कि मैं हूँ मैदान पे और मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो मुझे लग रहा है एक ऑरा क्रिएट करता है, फिर तो विराट हम सुनते ही रहते हैं मैदान पे। देखिए राजीव मिश्रा की खासियत ये है, भाई हैं हमारे, इनकी खासियत ये है कि आप ए से लेके जेड तक क्रिकेट का जो पूरा ग्रामर है उसके बारे में बात कर लो। तो हमने मज़ा आया, ना सिर्फ अगला मैच जो 2 तारीख को होना है और उसके बाद जो सेमीफाइनल होना है 4 को, उसके बारे में बात की, खिलाड़ियों के बारे में बात की, बल्कि पूरे क्रिकेट के बारे में, भारतीय क्रिकेट के बारे में हमने बात की, बाकी टीमों के बारे में हमने बात की। एक आखिरी सवाल अब आपसे राजीव भाई, वो ये है कि 2 तारीख को जो हमारा मैच हो रहा है उसको हमने फाइनल की तरह ही खेलना है, तो उसमें किस तरह का खेल हमें खेलना होगा, किस एग्रेशन के साथ खेलना होगा, जरा ये बताएं। देखिए मैं एक नई चीज देखना चाहता हूँ। हमने दोनों जो है रन चेज करके जीता है मैच, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी। और टॉस मैटर नहीं करती, हमने टॉस दिखा अब मैटर नहीं कर रहा है, हालांकि उस मैदान में मैटर करता है क्योंकि आप इतना अच्छा रन चेज कर रहे हैं। नहीं तो बाकी टीमें जो भी वहाँ पे, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जो भी टीम टॉस जीत रही है वहाँ रन चेज कर रही है, लेकिन दोनों टीमों ने, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पहले बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग कर ली। तो एक तो भारत ने ऐसा डर बना रखा है अपना, तो उस डर की वजह से मैं भी उनको बैटिंग नहीं दी जा रही है कि वो आएंगे बैटिंग में आपको 350 बना के देंगे, देन आपके लिए और मुश्किलात क्रिएट करेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ न्यूजीलैंड के खिलाफ तो पहले बैटिंग करें, और जो बार बार एक क्वेश्चन है हमारे जहन में कि यार सेमीफाइनल में पहले बैटिंग आ जाएगी तो क्या होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाएगा। और देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट है, आपको हर मैच फाइनल की तरह सोच के खेलना है, आपको पॉइंट्स चाहिए, और पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बार बार हम लोग कह रहे हैं कि आप पूल टॉप करेंगे, उसका एक अलग मजा है, और वो सिग्नल जाता है दूसरे पूल में कि यार आप इस टीम के, इस पूल की सबसे तगड़ी टीम है, और आप एक गलती करेंगे तो आपको खत्म कर देगी टीम। तो भारत को ऐसे ही सिग्नल देना चाहिए 2 तारीख को,
और पहले बैटिंग करें। हम तो मुझे बड़ा वो है कि रोहित शर्मा टॉस जीते, बैटिंग करें, पहले एक बड़ा स्कोर बनाएं और उसके बाद फिर हमारे गेंदबाजों का एक टेस्ट हो जाए। तो चलिए हम दोनों और हर भारतवासी ये चाहेगा 2 तारीख का मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हम शानदार तरीके से जीतें, 4 को सेमीफाइनल जीतें और फिर फाइनल मुकाबला जीतें और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर आए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। Thank you, brother. और कड़क क्रिकेट में आज बस इतना ही।